Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज आप सभी को दोबारा से स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल में। और आप सभी को पता है कि हम फ्रीडम चैप्टर पढ़ रहे थे। ये क्लास 11th की दोस्तों दूसरी वाली बुक जो है उसके अंदर हम इस वीडियो को बना रहे हैं। और सेकंड चैप्टर है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आ रहा है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने वीडियो का पहला पार्ट भी अपलोड किया हुआ है। और अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके वॉच कर सकते हैं वीडियो के पहले पार्ट को। और साथ में सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये भी रहेगी कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर इन दिस डिस्क्रिप्शन। देयर इज़ अ लिंक यू कैन फाइंड आउट। और दोस्तों अब हम इस वीडियो को आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा जिन बच्चों ने वीडियो का पहला पार्ट देखा है उन्होंने ये समझा होगा कि अगर हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाना है तो हम किस तरीके से इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपनी स्वतंत्रता को बचा सकते हैं। नंबर 1, अगर देश में किसी भी देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो उससे नेशन बच जाएगा। उसके साथ साथ अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जैसे आप स्वतंत्र न्यायपालिका बोलते हैं, तो भी आपका नेशन बच जाएगा। रूल ऑफ लॉ है, कानून का नियम है अगर किसी भी देश के अंदर, तो भी आपका देश जो है वो आपकी स्वतंत्रता को बचाने में कामयाब रहेगा। और साथ में अगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, शक्तियां लोगों के हाथों में बटी होनी ज़रूरी है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो और चाहे वो लेजिस्लेचर हो। इस हिसाब से हम अपनी स्वतंत्रता को बचाए रख सकते हैं। और आपको याद होगा वीडियो के लास्ट पार्ट में हमने इसके ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कशन किया था। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही ख़तरनाक चीज़ें लाते रहते हैं, कुछ एडवांस तरीके से, कुछ न्यू यूनिक तरीके से हम चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो अब हमें पता है क्या जानना है। अब हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि ये वाला पेपर के अंदर 4 मार्क्स में इसके ऊपर एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एडवांस डिटेल में तो नहीं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर बता दूंगा कि हार्म प्रिंसिपल होता क्या है। इसे बोलते हैं हानि का सिद्धांत। बहुत बच्चों को ना पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, यार ये हानि का सिद्धांत असल में है क्या। और अगर ये 4 मार्क्स के अंदर आता है तो क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जाता है ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। तो दोस्तों आपने बहुत टाइम पहले से एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसे आप J.S. मिल के नाम से जानते हैं, है ना। इनका नाम J.S. मिल है और इन्होंने बहुत लंबा समय दिया था स्पेशली इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्वतंत्रता जो होती है किस टाइप की होती है, स्वतंत्रता के प्रकार किस टाइप के होते हैं। और फाइनली इतनी सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से एक नया खुद का प्रिंसिपल बनाया, सिद्धांत बनाया, जिसका इन्होंने नाम दिया हार्म प्रिंसिपल। जॉन स्टुअर्ट मिल इनको पूरे नाम से पुकारा जाता है। इनको J.S. मिल शॉर्ट में बोलते हैं। और हार्म प्रिंसिपल के ज्ञाता फाउंडर मैं बोल सकता हूँ ये हमारे J.S. मिल हैं। अब आपको कन्फ्यूज़न ये हो रही है कि यार J.S. मिल असल में है कौन। तो J.S. मिल देखो, अगर आपने ये वाली चीज़ अगर क्लास 11th में अच्छी तरीके से सीख ली तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप बीए प्रोग्राम में जब जाएंगे, बीए प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में, तो भी आपको इस हार्म प्रिंसिपल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो असल में हार्म प्रिंसिपल स्पेशली उनकी एक बुक थी, उसके अंदर लिखा गया था। उस बुक का नाम था ऑन लिबर्टी। और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है कि ऑन लिबर्टी बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों उन्होंने ना उस चीज़ के अंदर एक क्वेश्चन रेज करा और उन्होंने बताया कि ही मेक्स अ डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ एज टू सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। इन्होंने स्वतंत्रता से रिलेटेड जो हार्म प्रिंसिपल दिया था, उन्होंने अपनी खुद की अप्रोच बताई और बताया कि इंसान अपनी गतिविधियों से अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके वो 2 टाइप के एक्शन करता है, जिसे आप सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन क्या होता है, अदर रिगार्डिंग एक्शन क्या होता है, वो हम आगे चलते हैं। तो मेन हानि का सिद्धांत ना सेल्फ रिगार्डिंग और यहाँ पर अदर रिगार्डिंग से ही रिलेटेड है।
तो हार्म प्रिंसिपल ऐसे आता है कि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ हार्म प्रिंसिपल, और फिर आपको बताना होता है कि मतलब हानि का सिद्धांत क्या है। उसके बाद हानि के सिद्धांत में जेएस मिल के क्या विचार है, जेएस मिल के क्या विचार है, बस आपसे इतना पूछा जाता है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और देखो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस अगर ये चैप्टर आपके उसमें पार्ट में डाला गया है दोस्तों, तो आप ये समझ सकते हैं कि चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। यानी कि ये चैप्टर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से ये चैप्टर को दिया गया है। और ये हानि का सिद्धांत मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगला क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अगर दोस्तों आपको चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप जाके लिंक की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिल जाएगा। अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए या आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो दोस्तों वो भी चीज़, आपको गाइड चाहिए तो वो भी, उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी ले सकते हैं इसे। अब हार्म प्रिंसिपल में एक बात की गई है जैसे बोला है सेल्फ रिगार्डिंग। देखो हर कोई व्यक्ति ना अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना चाहता है, भाई आप भी इस्तेमाल करना चाहते हो, मैं भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन अगर उस फ्रीडम का इफेक्ट इस जो भी व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मैं अपने आप का एग्जांपल दे लेता हूँ, मेरा नाम विजय है और आप ई पाठशाला के चैनल को देख रहे हैं एज यूजुअल, और मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अगर मैं अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करके, और उसकी फ्रीडम का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर ही पड़ रहा है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन डन बाय अ पर्सन अफेक्ट दैट पर्सन इट सेल्फ इज कॉल्ड द सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके अगर उसका इफेक्ट अपने ही ऊपर ले रहा है या उसका इफेक्ट अपने ऊपर ही हो रहा है तो वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कहलाते हैं। कहने का मतलब ये मेरा काम है, मैं इसे कैसे भी करूं, चाहे मेरा मन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसका असर सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर ही पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। और यहाँ पे फ्रीडम में उन्होंने सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन को बोला है कि इसका इफेक्ट समाज में सिर्फ उसी व्यक्ति पे ही पड़ता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे हेडेक हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मेडिसिन लूँगा तो दोस्तों उसका इफेक्ट क्या होगा, मेरी स्वतंत्रता यही बोलती है कि मेडिसिन लूँ या ना लूँ। अगर मैं मेडिसिन लेता हूँ तो मेरे खाने के बाद मेरे मेडिसिन का इफेक्ट मेरी बॉडी के अंदर ही होगा ना, तो ये मेरा सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन हो गया। यानी कि इसमें किसी और व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके, अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करके, अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके किसी दूसरे को इफेक्ट कर रहा है ना, तो वो अदर रिगार्डिंग एक्शन हो गया। द consequences of an action done by a person which is also affect other person in the society, it is called other regarding action। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करता है, अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करता है और उससे समाज के दूसरे हिस्से भी प्रभावित होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक्शन अदर रिगार्डिंग एक्शन के अंदर आते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पे क्योंकि अगर ये अदर रिगार्डिंग है तो दोस्तों इस पे बाहरी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कहने का मतलब इससे दूसरों को नुकसान हो रहा है, तो दूसरों के नुकसान से बचाया जाना सरकार के लिए, स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप ये देखेंगे कि अदर रिगार्डिंग एक्शंस के अंदर सरकार प्रतिबंध लगाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको म्यूज़िक पसंद है, ओके, आपको म्यूज़िक अगर पसंद है और म्यूज़िक आप लाउड बजा रहे हैं, तो आसपास के जो आपके हाउसेस हैं या आसपास के जो आपके नेबर हैं, पड़ोसी हैं, वहाँ पे कोई हार्ट का पेशेंट है। अब आप तो अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके म्यूज़िक बजा रहे हैं, लेकिन आसपास के हाउसेस में इसका इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो वो अदर रिगार्डिंग एक्शन में भी आ जाएगा। और हानि का सिद्धांत इसी चीज़ को बोला गया है कि अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके आप किसी और की स्वतंत्रता को भंग नहीं कर सकते। तो ये अदर रिगार्डिंग एक्शन था। तो इस तरीके से हार्म प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। अब कुछ डिफरेंट लोगों के विचार हैं आज़ादी से रिलेटेड, मैं कह सकता हूँ कि स्वतंत्रता से रिलेटेड अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं।
लिबर्टी से लेके, जैसे कि गांधी जी का ओपिनियन क्या था, गांधी जी का ओपिनियन लिबर्टी से ये था कि सेल्फ रूल करना, जैसे आप बोलते हैं स्वशासन करना। गांधी जी के लिए स्वतंत्रता का मतलब था स्वशासन करना, क्योंकि इतने लंबे समय से अंग्रेज़ों ने हमारे 1957 से बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पीरियड से हमें गुलाम बनाया था। 1857 में भी क्रांति हुई थी पर ढंग से उसे अप्लाई नहीं कर पाए, और उसके बाद 1947 के अंदर हमने आज़ादी ली। लेकिन दोस्तों उनके लिए लिबर्टी का मतलब ये हो गया स्वराज, सेल्फ गवर्न, दैट मीन्स स्वराज इज़ द वर्ड यूज्ड बाय द गांधी टू इंडिकेट द लिबर्टी। तो ये गांधी के हिसाब से आज़ादी का मतलब उनके लिए स्वतंत्रता है, ये गांधी जी ने बोला था। अब सुभाष चंद्र बोस भी लिबर्टी के ऊपर यानी कि स्वतंत्रता के ऊपर अपना खुद का ओपिनियन देते हैं, जैसे कि उनके लिए ये बोला गया कि लिबर्टी इज़ ऑल फॉर द सोसाइटी एज द फ्रीडम ऑफ ऑल इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी। लिबर्टी पूरे समाज के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, सभी वर्ग के लिए ज़रूरी है, साथ में सभी व्यक्तियों के लिए, समाज में सभी गरीब के लिए, सभी अमीर के लिए, सभी व्यक्ति के लिए, सभी महिलाओं के लिए, ऑल इंडिविजुअल ऑफ द क्लासेस, जितने भी कैटेगरी के लोग समाज में रहते हैं सभी के लिए फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे सुभाष चंद्र बोस ने अपनी राय दी थी किस पर, लिबर्टी के ऊपर। तो ऐसे इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर और भी लोग थे, जैसे म्यांमार की आप ये देख सकते हैं लेडी, इन्होंने तो पूरी बुक ही लिख दी फ्रीडम फ्रॉम फेयर। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से इन्होंने इसको एनालाइज करा और फाइनली इन्होंने इसके ऊपर बुक लिखी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है बच्चों कि ये आन सान सुई की है कौन ये असल में। मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए, और मैं देखता हूँ कि कौन सा बच्चा पहले कमेंट करता है, मैं उसे रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और रिप्लाई में बहुत कुछ यूनिक आपको जानने को मिलेगा। तो देखते हैं आप कितना पढ़ रहे हैं हमारी वीडियोस से। तो ये आंसर सुई फाइंड आउट करिए, पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि फ्रीडम फ्रॉम फेयर जो था वो इन्होंने बुक लिखी थी। अब बात कर लेते हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला इज़ वन ऑफ दैट पर्सन जिन्होंने अपने जीवन का, मैं बोल सकता हूँ 28 ईयर्स जेल में ही इन्होंने बिता दिया था। और सोचिए वो अंधेरी काल कोठरी के अंदर रहने के बावजूद भी इन्होंने, जब वो जेल से निकले तो उसके बाद इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर आज़ादी की यानी कि स्वतंत्रता की मांग करी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनके द्वारा लिखी गई एक बुक है, जिन्होंने बताने की कोशिश करी थी, उन्होंने कल्पना करी थी कि कैसे ये पूरी तरीके से आज़ादी के लिए तत्पर तैयार हैं, और इतने लंबे समय से जेल में जाने के बावजूद भी इन्होंने जो आप नेल्सन मंडेला जो हैं आप देख सकते हैं, इन्होंने हार नहीं मानी, स्वतंत्रता के ऊपर पूरा तरीके से फोकस करा। जो वहाँ पे रेसिज्म हो रहा था, रेसिज्म के ख़िलाफ़ इन्होंने वहाँ पे स्टेप लिया। एंड देन फाइनली साउथ अफ्रीका अंग्रेज़ों के, ब्रिटेन के ग़ुलामी से काफ़ी लंबे समय के बाद आज़ाद हो पाया। तो आपको ये भी बताना है कि फाइंड आउट करना है कि वो इंडिपेंडेंट कब हुआ, ठीक है, इंडिपेंडेंट कब हुआ वो आपको बताना है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट होने के बाद भी काफ़ी लंबे समय के बाद इन्होंने अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो वो आपको फाइंड आउट करना है, मुझे क्वेश्चन करना है। अब दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए इसका वीडियो का तीसरा पार्ट भी आएगा, जिसमें हम पॉजिटिव जो हमारी लिबर्टी होती है और नेगेटिव जो लिबर्टी होती है, दैट मीन्स फ्रीडम हमारी 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो हम दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, और हम साथ में ये भी फाइंड आउट करेंगे कि जितने भी हमारे राइटर्स होते हैं, जो स्टोरी राइटर्स होते हैं, कहानी के राइटर्स होते हैं, सरकार उनके ऊपर प्रबंध क्यों लगाती है, सेंसर बोर्ड उनके ऊपर सेंसरशिप क्यों करती है ना। सेंसरशिप करने का क्या कारण है, सेंसरशिप करने का क्या कारण है वो आपको बताना है, हमें बताना है, वो हम वीडियो के तीसरे पार्ट में आपको बताएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी हमने वो चीज़ नहीं बताई है जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पुट हुआ है, कि बताया गया है कि आप बताइए कि फ्रीडम और लिबर्टी दोनों में अंतर क्या होता है, वो भी हम वीडियो के तीसरे पार्ट में रिवील करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को खुदा हाफिज़, आज़ाद रहे, गाज़ियाबाद रहे और हमारी वीडियोस देखते रहे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप वीडियो के सभी नोटिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकें। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।
तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।